हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 के चैप्टर जो रिप्रोडक्शन था, इसमें हमने कुछ पार्ट जाने हुए थे और इनमें स्पेशली हमने जाना था कि जो जनन की क्रिया होती है अर्थात जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के मेनली 3 पार्ट होते हैं और 3 पार्ट में 3 स्टेजेस के अंदर ये सभी क्रियाएं होती है, जिसमें पहला था हमारा निषेचन पूर्व क्रिया, जिनके बारे में हमने चर्चा किया था। निषेचन पूर्व क्रिया, निषेचन पूर्व क्रिया के अंदर हमने बताया था कि आपको 3 तरह के कार्य होंगे। पहले परिपक्व अवस्था में आएगा, फिर क्या होंगे, आपके युग्मक निकलेंगे, अंडाणु या शुक्राणु निकलेंगे, फिर उनका स्थानांतरण होगा। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु मान लीजिए कि जीवों के अंदर होते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर पराग कणों का स्थानांतरण होता है। पेड़ पौधों में जो होते हैं लैंगिक जनन, उसमें पराग कणों का स्थानांतरण होता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा था कि निषेचन पूर्व की घटना। आज जो जाननी है हम लोग को, वो जाननी है निषेचन की घटना को। निषेचन अर्थात की फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन की क्रिया के बारे में आज हमें जानना है कि निषेचन की क्रिया क्या होती है। तो अभी तक हमने घटनाएं क्या करी थी कि युग्मक को स्थानांतरित किया था। अभी तक हमने घटना क्या किया था, युग्मक को आखिरी रूप में स्थानांतरित किया था। ठीक है, युग्मकों का क्या हुआ था, स्थानांतरण हुआ था। यहां तक हम लोगों ने जाना था। अब युग्मक के स्थानांतरण होने के बाद क्या होता है कि यह आपकी निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया संपन्न होने का मतलब क्या है कि इसमें आपका मुख्य रूप से क्या होगा कि दोनों युग्मक का संलयन होगा। ठीक है, हमने बताया था कि आपको जो युग्मक होते हैं, जैसे ये मेल युग्मक है और ये आपका फीमेल युग्मक है, ये आपके फीमेल का युग्मक है, यानी कि अंडाणु हो गया, या फिर आप दूसरे शब्दों में कहें अगर इस तरीके से क्या कहते हैं पौधों में, तो पौधों में आपका अंड हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएंगे, आपके परागकण हो जाएंगे। अब क्या होगा कि युग्मक में हमने एक चीज और बताई थी आपको कि युग्मक हमेशा अगुणित अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है, अगुणित अवस्था में। अगुणित अवस्था का मतलब समझ रहे हैं आप। अगुणित अवस्था में हमने बताया था आपको कि इसका मतलब है कि इसके अंदर जो गुणसूत्र होंगे वह आधे होंगे, अर्थात क्या इनके अंदर आधे गुणसूत्र होंगे। जैसे हमारे बॉडी को चाहिए 46 गुणसूत्र अर्थात कि 23 जोड़े, तो इनके अंदर सिर्फ 23 गुणसूत्र ही होंगे। मतलब कि गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल क्या रहेंगी, आधी रहेंगी। ये हमने अभी तक जाना था। अब क्या होगा कि युग्मक जब बनेंगे तो यह युग्मक अब स्थानांतरित हो चुका है। अब स्थानांतरित होने का मतलब है कि दोनों युग्मक एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, और संपर्क में जब आएंगे तो ये एक साथ मिलेंगे, और मिलने के बाद यह जो अगुणित है, अर्थात अगुणित को हम एन से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे एक युग्मक है, इससे भी हमने एन से डिनोट किया। अब क्या होगा कि एक युग्मक का आपका गुणसूत्रों की संख्या एन और दूसरे की संख्या भी एन है। अब दोनों यहाँ पर आके क्या होंगे, एन प्लस एन, अर्थात यहाँ पे क्या बनाएंगे 2n, अर्थात यहाँ पे जो युग्मक हो जाएंगे, युग्मक जो मिलने से बनेगा, यह आपकी द्विगुणित अवस्था में हो जाएगा। किस अवस्था में हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। मतलब क्या, जो क्रोमोसोम होंगे एग्जैक्ट पोजीशन पे होंगे, क्रोमोसोम्स जो होंगे एग्जैक्ट पोजीशन पे होंगे गुणसूत्र, और यह एक साथ मिलकर जब दोनों युग्मक एक साथ मिल जाएंगे, 2n कंडीशन में आ जाएंगे, तो यह एक बड़ी कोशिका बनेगी, और इस बड़ी कोशिका को हम लोग युग्मनज के नाम से जानेंगे। इसे हम क्या जानेंगे, युग्मनज के नाम से जानेंगे। और यही एक युग्मनज जो होगा शरीर के पूरे शरीर का एक नए संतति का विकास करने का कार्य करेगा। अर्थात पूरी बॉडी जो डेवलपमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगी, युग्मनज की वजह से। अब युग्मनज में क्या क्या हो सकता है कि इसके अंदर एक पहला तो पता चल गया कि द्विगुणित होंगे, और ये दो अलग अलग युग्मक मिले हुए हैं, तो ये कंफर्म है कि कुछ क्वालिटी मेल का होगा और कुछ क्वालिटी फीमेल का, दोनों का मिक्स क्वालिटी इसके अंदर पाया जाएगा।
अब क्या होगा कि यहाँ पे जो होगा यानी कि नए जीव के रूप में इसमें कुछ ना कुछ भिन्नता आपको दिखाई पड़ेगी। अब यह युग्मक आपका यह सभी कंडीशन में होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगुणित युग्मक जो था आपका क्या था, शुक्राणु था, शुक्राणु था, और यहाँ पे क्या था हमारा, अंडाणु था। तो ये शुक्राणु और अंडाणु जो मिल रहे थे फिर भी ये कंडीशन बन रहा था। अगर वहीं पे पौधों के अंदर होते तो पौधों के अंदर क्या होता, पौधों के अंदर मान लीजिए कि आपका परागकण होते हैं, परागकण होते हैं, शुक्राणु आपका क्या कहते हैं मेल युग्मक में, और यहाँ पे अंड होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये परागकण और अंड मिलकर भी आपका युग्मनज बनाता, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर भी युग्मनज बनाता, और यह युग्मनज ही एक जीव शरीर का सबसे छोटा हिस्सा है, और इसी से पूरा जीव शरीर विकास करेगा, अर्थात पूरे जीव शरीर का निर्माण होगा सिर्फ और सिर्फ इस युग्मनज वाले एक कोशिका से। क्योंकि यह कोशिका विभाजन फिर होंगी, और कोशिका विभाजन से नई प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी, और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करते हुए पूरी बॉडी का निर्माण होगा। तो ये कंडीशन क्या होगा हमारा, निषेचन की घटना होगी। ये घटना क्या होगी हमारी, निषेचन की घटना होगी। तो निषेचन की घटना के बाद नए संतति बनेंगे। लेकिन कभी कभी एक और कंडीशन होता है, एक और कंडीशन होता है जिसमें क्या होते हैं कि युग्मक तो बनते हैं, युग्मक तो बनते हैं, लेकिन इन युग्मक का संलय नहीं होता। इन युग्मक का क्या होता, संलय नहीं होता। मेल है फीमेल है, ये युग्मकों का संलय नहीं होता, अर्थात कि दोनों का निषेचन की क्रिया नहीं होती। क्या नहीं होती, निषेचन की क्रिया नहीं होती। लेकिन वहां पर भी क्या होता है कि नया जीव, नया संतति बनता है, नया जीव या फिर नया संतति कह ले वह बनता है। जिस कंडीशन में, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसी में माने स्पेशल पॉइंट में आ जाता है। तो इसमें क्या है कि इसके अंदर हमने देखा कि युग्मनज बनेगा, इससे नया जीव बनेगा, लेकिन एक ऐसा कंडीशन जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं हो, और नहीं होने के बाद भी एक नया जीव बने, तो यह कंडीशन जो होता है अनिषेचन वाला जो आपका कंडीशन हो गया, तो इसे हम लोग कहते हैं जो प्राप्त होगा अनिषेक कहते हैं। इसे कहते हैं इसे कहते हैं अनिषेक जनन। इसे क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। एक मिनट, तो यह कंडीशन क्या होगा आपका, अनिषेक जनन का कंडीशन होगा। अनिषेक जनन का मतलब क्या, अनिषेचन यानी कि बिना निषेचन की क्रिया होने की क्रिया। तो इसमें क्या होगा, अनिषेक जनन होगा। अनिषेक जनन के अंदर दोनों तरह के होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही में होता है। कुछ जीवों में भी हो जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं, पेड़ पौधों में भी होते हैं। कुछ जीव भी होंगे जो बिना निषेचन के करेंगे, कुछ पेड़ पौधे भी होंगे। जैसे आपका अनिषेक फल का यूज करते हैं, आप सेब हो गया, जिसे हम लोग आभासी फल भी कहते हैं, पपीता हो गया, ये सभी क्या होंगे कि अनिषेक है, मतलब कि आभासी फल इसे कहते हैं हम लोग, क्योंकि निषेचन तो हुआ नहीं है। बिना निषेचन का बीजांड नहीं बनेगा, जब बीजांड नहीं बनेगा तो वह क्या होगा, उस कंडीशन में उससे हम लोग क्या कहेंगे, आभासी फल या अनिषेक फल कहेंगे। तो अनिषेक फल या अनिषेक जनन का मतलब क्या हो गया कि युग्मक बनेंगे लेकिन उनका निषेचन का क्रिया न हो, और बिना निषेचन से ही नया जीव या नया संतति का निर्माण हो, तो वह आपका अनिषेक जनन होगा। लेकिन जब इन दोनों के बीच में जनन हो, अर्थात इन दोनों में निषेचन की क्रिया हो, द्विगुणित अवस्था में क्रोमोसोम्स आ जाए, यह युग्मनज का कंडीशन धारण करे और इनसे नया जीव बने, तो यह कंडीशन निषेचन होगा, और यह जनन की पूर्ण रूप से लैंगिक प्रक्रिया में होगी। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? अर्थात क्या, निषेचन भी दो तरह के होंगे, एक निषेचन के द्वारा नए जीव का बनना, अर्थात अलैंगिक जनन में, वो ऐसा नहीं है कि अलैंगिक जनन हो जाएगा। यह दोनों के दोनों किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। दोनों के दोनों जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, अर्थात क्या, लैंगिक जनन की क्रिया ही है। दोनों लैंगिक जनन की क्रिया ही है, दोनों के दोनों लैंगिक जनन की क्रिया ही है। लेकिन क्या है, एक में हो रहा है कि निषेचन की क्रिया हो रही है और दूसरे कंडीशन में
निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है, और दोनों कंडीशन में नए जीव की उत्पत्ति हो रही है, एक निषेचन के द्वारा और एक अनिषेक जनन के द्वारा। ऐसा फ्रेंड से क्लियर हो गया होगा। मतलब क्या कि निषेचन की क्रिया में भी दो कंडीशन होंगे, एक निषेचन और एक बिना निषेचन का। अब क्या होता है कि निषेचन की क्रिया अगर हो गई, एक तो निषेचन क्रिया नहीं हुई हो तो वो कंडीशन ही अलग हो गया, आपका बिल्कुल अलग हो गया। अब क्या हो गया कि अगर निषेचन भी होगा तो निषेचन करने का तरीका जो होगा अलग अलग रूप में होगा। अलग अलग रूप में का मतलब क्या हो गया कि निषेचन भी दो तरह के होंगे, निषेचन की क्रिया भी कितने तरह का होगा, दो तरह का। अब निषेचन दो तरह का कैसे होगा, तो एक क्या होगा कि मान लीजिए कि युग्मक, ऊपर देख लीजिए, ऊपर देखिए आप, ये हो गया आपका, मान लीजिए कि मछली है, मछली है, ठीक है, या फिर अन्य कुछ और भी जीव होंगे जो क्या करेंगे, ये क्या करते हैं कि अपने युग्मक को शरीर से बाहर निकालते हैं। इनके युग्मक जो होते हैं शरीर के अंदर नहीं रहते, शरीर से बाहर ये स्थानांतरित करने के बजाय ये क्या करते हैं कि बाहर वायुमंडल में या पानी में त्यागते हैं। ठीक है, पानी में आ गया, यह मछली का कंडीशन आपका इसमें आ जाता है निषेक में। तो क्या होता है कि युग्मक आपका बाहर त्यागेंगे। अब क्या होगा दूसरे कंडीशन में कि दूसरा जो युग्मक होगा, अन्य युग्मक जो होगा, यह आपका बाहरी रूप में ही जाके इनको निषेचित करेगा, बाहरी रूप में इसे निषेचित करेगा। जब कंडीशन ऐसा कि निषेचन की क्रिया किसी भी जीव शरीर की, मान लीजिए कि एक जीव ये है और दूसरा जीव ये है, अब ये दोनों जीव जो है, मान लीजिए कि यह जीव के अंदर, शरीर के अंदर ना होके निषेचन की क्रिया जो वायुमंडल में हो जाए, किसी भी नेचुरल प्लेस पे नेचुरल वे से हो जाए, लेकिन शरीर के अंदर क्या हो, निषेचन की क्रिया नहीं हो। तो जब शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो यह एक निषेचन की अलग प्रकार बनेंगे, और यह निषेचन शरीर के बाहर हो रही है, इसलिए इस निषेचन की प्रक्रिया को हम लोग बाह्य निषेचन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे हम लोग, बाह्य निषेचन। अर्थात कि निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसके अंदर क्या होंगे कि निषेचन की क्रिया तो होगी लेकिन शरीर के अंदर नहीं होगी, शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन। ठीक है, तो यह नॉर्मल कंडीशन है, जिस कंडीशन में आपका क्या होगा कि युग्मक जो होंगे वो शरीर के अंदर न रह के वायुमंडल में बाहर होंगे, बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद क्या होगा, दूसरे जीव का युग्मक भी बाहर निकलेंगे, और उस कंडीशन में दोनों के बीच क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी, और निषेचन की जब क्रिया होगी तो यह निषेचन की घटना कहलाएगी बाह्य निषेचन। तो ये कंडीशन हो गया। इसी में एक और कंडीशन होता है, दूसरा कंडीशन क्या होता है कि इसमें एक जीव जो होंगे, एक जीव मान लीजिए कि यह मेल हो गया और एक जीव दूसरा ये फीमेल हो गया। यह कंडीशन क्या होगा कि इसमें आपके क्या होंगे कि यहां जो युग्मक तैयार हो रहा है, यहां पर जो युग्मक तैयार हो रहा है वह क्या हो रहा है कि फीमेल के शरीर में, फीमेल के शरीर में स्थानांतरित हो रहा है, फीमेल के शरीर में स्थानांतरित हो रहा है। अब फीमेल के शरीर में स्थानांतरित होने के बाद निषेचन की जो घटना है वो फीमेल के शरीर के अंदर हो रही है, यानी कि जो यहाँ पे निषेचन स्थानांतरित हुआ, स्थानांतरित होने के बाद जो है संलयन होने की क्रिया है, यह संलयन कहां पे हुआ, युग्मकों का संलयन कहां पर हुआ, युग्मकों का संलयन जो हुआ वह शरीर के अंदर हुआ, जीव शरीर के अंदर हुआ। तो यह कंडीशन जब क्या हो, निषेचन अर्थात कि संलयन की क्रिया शरीर के अंदर होगी तो यह क्रिया कहलाएगी अंतःनिषेचन। क्या कहलाएगी, अंतःनिषेचन। अर्थात कि निषेचन की क्रिया की घटनाएं भी दो प्रकार में होगी, अर्थात निषेचन अगर होगा भी तो दो कंडीशन में होगा। किन किन कंडीशन में, एक निषेचन में क्या होगा कि इसमें युग्मक जो होंगे वायुमंडल में निकलेंगे और वहां पर युग्मक का स्थानांतरण अर्थात कि संलयन होगा। जब युग्मक का संलयन बाह्य रूप में हो, जब युग्मक का संलयन शरीर से बाहरी रूप में होगा तब वह निषेचन की क्रिया हमारी बाह्य निषेचन कहलाएगी। लेकिन दूसरी घटना कहती है कि जब क्या होगा कि मेल युग्मक फीमेल युग्मक के शरीर में स्थानांतरित किए जाए और स्थानांतरण के बाद उनके शरीर के अंदर युग्मकों का संलयन हो, तो संलयन होने का मतलब क्या है,
निषेचन की क्रिया हो, संलयन का मतलब निषेचन की क्रिया हो, कहां पर हो निषेचन क्रिया, शरीर के अंदर, तो यह घटना हमारी क्या होगी, अंतः निषेचन की क्रिया होगी। अर्थात क्या होगा, निषेचन की क्रिया जो होगी आपकी दो प्रकार की होगी, एक बाह्य निषेचन और दूसरा क्या होगा, अंतः निषेचन, जिससे हम लोग एक और नाम से जानते हैं कि शरीर के अंदर हो रहा है तो हम कह सकते हैं इसे आंतरिक निषेचन भी। क्या कह सकते हैं हम लोग, आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन। अर्थात क्या, हमने देखा कि पहले तो निषेचन पूर्व की घटनाएं देख ली थी, अब हमने निषेचन पे चर्चा किया। और निषेचन पे क्या चर्चा किया हम लोगों ने, कि निषेचन में हम लोग युग्मक बनाएंगे और युग्मक जो होगा आपका अगुणित अवस्था में होगा, और ये अगुणित अवस्था दोनों निषेचित होकर संलयित होकर द्विगुणित बनाएंगे। यह द्विगुणित जो अवस्था होगी वो युग्मनज की अवस्था होगी। युग्मनज की अवस्था से क्या होगी, युग्मनज बनकर और आपका क्या होगा, नए जीव नए संतति का निर्माण करेंगे। एक कंडीशन हमने इसी में देखा कि युग्मक तो बनेंगे लेकिन इनका निषेचन ही नहीं होगा, इसके बावजूद भी नया जीव नया संतति बनेगा, तो यह आपका निषेच जनन में हुआ। अब क्या हमने पढ़ा कि इसके अलावा पढ़ा हमने कि निषेचन की क्रिया भी दो तरह से होगी। एक क्या होगी, शरीर के बाहर, जब शरीर के बाहर होगा तो बाह्य निषेचन, और जब शरीर के अंदर ही युग्मकों का संलयन हो तो वो हमारा क्या होगा, आंतरिक निषेचन। अर्थात कि हमने इस तरह से दो प्रकार की निषेचन की केसेस भी हमने देखे। आशा है फ्रेंड्स ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अर्थात कि निषेचन और संलयन की क्रिया कैसे होती है, तो ये हमने दो प्रकार जान लिए, दो इसके खंड हम लोगों ने जान लिया। पहला खंड क्या था हमारा, निषेचन पूर्व, अर्थात निषेचन से पहले होने वाली प्रक्रिया। दूसरा हमने अभी क्या जान लिया कि निषेचन की घटना, अर्थात कि निषेचन होती कैसे है, यानी कि निषेचन होगा तो नए जीव बनेंगे, नहीं होगा तो जीव बनेंगे। निषेचन होगा तो कहां होगा, उसके आधार पे भी हमने बांट के देख लिए। अर्थात कि हमने दूसरा केस भी डिस्कस कर लिया। अब फ्रेंड्स इसकी एक आखिरी घटक आती है जो होती है निषेचन पश्च घटनाएं। तीसरा केस क्या होता है हमारा, निषेचन पश्च घटनाएं। देखिए ये जिसे जिसे समझ में आ गया होगा, निषेचन पूर्व घटनाएं और निषेचन, उससे निषेचन पश्च की घटनाएं बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन निषेचन पूर्व की घटना और निषेचन अगर आपने नहीं समझा है तो फिर निषेचन पश्च की घटनाएं समझने में समस्या होगी। इसलिए इन चीजों को फिर से चाहे तो आप रिपीट करके भी देखकर उसे समझ सकते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं अब निषेचन पश्च घटनाएं में क्या क्या घटना हो सकती है। देखिए निषेचन पश्च की घटना में क्या होगी, अब देखिए निषेचन में हमने देखा अभी तक युग्मनज हमारा बनके तैयार हो गया। युग्मनज अर्थात की द्विगुणित अवस्था में क्या तैयार हो गया है, आपका युग्मनज तैयार हो गया द्विगुणित अवस्था में। अब द्विगुणित अवस्था में हमारा क्या तैयार हो गया, युग्मनज। अब यह युग्मनज क्या होगा कि अब विकास के कंडीशन में आएगा। तो पहला केस था हमारा युग्मनज बनना, अब युग्मनज का क्या होगा, विकास होगा। क्या होगा, युग्मनज का विकास होगा। युग्मनज का विकास होगा। अब युग्मनज के विकास के लिए क्या होंगे, इसके लिए चाहिए इसको पोषक तत्व, जो क्या करेंगे, इसे प्राप्त होंगे तो युग्मनज विकसित होगा। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 की अवस्था में पहुंचेगा। जब ये 8 की अवस्था में पहुंच जाएगा, 8 की अवस्था में उससे अधिक बढ़ेगा, तब यह आपका युग्मनज होगा भ्रूण का रूप धारण करना शुरू करेगा। क्या कंडीशन स्टार्ट करेगा, भ्रूण बनना स्टार्ट करेगा, अर्थात कि भ्रूण का उद्भव होना शुरू होगा। अब भ्रूण जब बनेगा इस क्रिया को हम लोग कहेंगे भ्रूण उद्भव। क्या कहते हैं इसे, भ्रूण उद्भव, अर्थात कि भ्रूण का बनना। जब भ्रूण का धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा, जब भ्रूण बनने के आगे आगे बढ़ना शुरू होगा, तो भ्रूण जब तैयार होगा तो उस कंडीशन में आपके अलग अलग जीवों के अंदर यह भ्रूण उद्भव की क्रिया अलग अलग रूप में होगी। क्यों अलग अलग रूप में होगी, क्योंकि निषेचन की क्रिया, लैंगिक जनन की क्रिया जीवों के अंदर होती है, लेकिन उनमें भी अलग अलग कैटेगरी के जीव होते हैं।
अलग अलग कैटेगरी का मतलब क्या, कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अंड प्रजक होते हैं, जो क्या होते हैं, अंड प्रजक होते हैं, यानी कि अंडे देने वाले। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सजीव प्रजक होते हैं, अर्थात क्या, सजीवों अर्थात कि जीवों को उत्पन्न करने वाले। तो दो तरह के जीव होते हैं अलग अलग, एक होंगे अंड प्रजक और दूसरा कौन होगा, सजीव प्रजक। तो अंड प्रजक के अंदर भ्रूण का विकास अलग रूप में होगा और सजीव प्रजक का आपका क्या होगा, शरीर के अंदर जो भ्रूण का निर्माण होगा वह अलग रूप में होगा। मतलब जैसी शरीर की संरचना होगी, जिस रूप में वह नए जीव की उत्पत्ति करेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या होंगे, उनके अंदर क्या होंगे कि भ्रूण का विकास होगा। ठीक है, तो यह भ्रूण उद्भव की क्रिया होगी सजीव प्रजक या अंड प्रजक में। और भ्रूण उद्भव होने के बाद धीरे धीरे क्या करेगा, यह आपका गर्भ में, मां के गर्भ में धीरे धीरे आपका प्लेसेंटा में यह प्लांट होगा। भ्रूण प्लांट होने का मतलब क्या हो गया कि वह जाके आंतरिक भाग में यह किसी भी रूप में प्लेसेंटा के साथ, आंतरिक परत के साथ वो जुड़ेगा, जहां से आपका मां के आहार नाल से यह कनेक्ट होकर भोजन वगैरह जो होगी नाभि के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश करेगी। तो यह कंडीशन तो किसके अंदर होगा, यह जीवों के अंदर होगा। लेकिन ऐसा थोड़े है कि भ्रूण का निर्माण सिर्फ जीव के अंदर ही होगा। भ्रूण का निर्माण तो आपका किसके अंदर होगा, आपका पेड़ पौधों में भी होगा। तो भ्रूण उद्भव की क्रिया सिर्फ आपका जीवों में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों में भी होती है। किसमें होती है जी, पेड़ पौधों में भी। तो पेड़ पौधों के अंदर क्या बनेगा, यह जो आपका युग्मनज तैयार हुआ है, इस युग्मनज से आपका बीजांड बनेगा। ठीक है, इस बीजांड को ढकने के लिए ऊपर से बीजांड काय होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, भ्रूण पोष होगा। क्या बनेगा इसके ऊपर, भ्रूण पोष। भ्रूण पोष, भ्रूण पोष से ही मालूम चल रहा होगा कि भ्रूण को पोषण देने वाला भाग, बीजांड काय वर्ड से ही मालूम चल रहा होगा, जो बीजांड को क्या करे, सुरक्षा दे, उसके शरीर की बनावट बनाए। और बीच वाला बीजांड, इससे समझ में आ रहा होगा, बीज का सबसे छोटा अंश, सबसे टुकड़ा। तो यह भ्रूण पोष का बनेगा, यही आगे चलकर बीज का और फल का निर्माण करेगा। यह भ्रूण पोष जो आगे चलकर रसदार, जैसे आम है तो आम का जो गुठली है कौन बन गया, बीजांड वाला भाग बन जाएगा। आपका भ्रूण पोष क्या हो जाएगा, भ्रूण पोष उसका फल हो जाएगा, जिस भाग को हम खाते हैं। तो यह आपका कंडीशन किसके अंदर होगा, पेड़ पौधों के अंदर होगा। और मानव के अंदर क्या होगा, यह जब 8 के कंडीशन में आएगा तो भ्रूण बनेगा, अर्थात कि भ्रूण का उद्भव होगा। और अगले 16 के कंडीशन से आपका क्या होगा, ट्रांसप्लांट होना शुरू होगा। और उसके बाद शरीर का विकास, धीरे धीरे एक बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। तो यह कंडीशन क्या होती है, निषेचन पश्च घटनाएं के अंदर शामिल होती है, अर्थात कि भ्रूण उद्भव होना और भ्रूण के द्वारा यह शरीर का विकास करना। उसके बाद क्या होता है कि इसी के अंदर जब भ्रूण का उद्भव हो जाएगा, अर्थात युग्मनज से भ्रूण बन जाएगा और भ्रूण से धीरे धीरे विकसित हो जाएंगे। इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद क्या होगा कि शरीर में पूर्ण रूप से एक भ्रूण विकसित होगा। क्या होगा, भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित रूप धारण करेगा। और भ्रूण जब विकसित रूप में विकसित हो जाएगा, जब विकसित रूप धारण कर लेगा, तो यह क्या होगा, यह आपका शरीर से एक निश्चित समय, जो समय अंतराल फिक्स है, जैसे मानव के लिए 9 मंथ है, 9 मंथ है। आपका 3 से 4 मंथ आपके किसके लिए होते हैं, यह जीव जंतुओं के लिए होते हैं। 7 मंथ कुछ जीवों के लिए होते हैं, 8 मंथ होते हैं अलग अलग जीवों के अंदर। जो मां के गर्भ के अंदर बच्चे का रहने का काल जो है वह क्या होगा, आपका रहता है। तो उसके बाद क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण के विकास के बाद क्या होगा, यह भ्रूण आपका जो होगा, जो बच्चे होंगे वह शरीर से बाहर आएंगे, अर्थात प्रसव क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर आएंगे। तो प्रसव की क्रिया भी क्या हो गई, निषेचन पश्च घटना में। अर्थात क्या, सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस प्रकार निषेचन पूर्व की घटना निषेचन की पहले पूरी तैयारी को दर्शाता है, उसी प्रकार निषेचन पश्च घटनाएं निषेचन के बाद बच्चे को जन्म लेने तक या अंडे को जन्म लेने तक जितनी भी घटनाएं होती है, सभी घटनाओं का सम्मिलित रूप है। अर्थात क्या,
जनन की क्रिया के अंदर मुख्य रूप से तीन ही स्तर पे काम होता है। या तो निषेचन से पहले जितनी तैयारी होगी शरीर की वो, या दूसरा कंडीशन ऐसा होगा जब निषेचन की क्रिया होगी, जब युग्मनज तैयार होगा, युग्मकों का संलयन होगा, या फिर तीसरा कंडीशन जिसमें संलयित युग्मक, यह जो संलयित युग्मक है वह युग्मनज का रूप धारण कर लिया। एग्जाम में याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन कि युग्मनज हमेशा द्विगुणित अवस्था में रहता है। युग्मक के ब्रह्म में एन न मार दीजिएगा आप लोग, एन का मतलब होता है कि अगुणित अवस्था, और युग्मनज हमेशा किस अवस्था में रहेगा? द्विगुणित, क्योंकि यह क्या होता है कि यह पूर्ण रूप से विकसित अवस्था होता है और इसी युग्मनज से पूरे एक अजीब शरीर का निर्माण होना है। तो यह द्विगुणित अवस्था में रहता है। तो क्या होगी? निषेचन पूर्व घटना है पूरी तैयारी, और निषेचन पश्चात घटना है कि निषेचन के बाद बच्चे का विकास होना और विकास होकर बच्चे को जन्म लेने यानी शरीर से बाहर निकलने तक की सभी घटना इसमें शामिल होती है। इसमें मुख्य रूप से क्या शामिल होगा? युग्मनज का विकास होगा। युग्मनज को विकास करने के लिए क्या चाहिए? पोषक तत्व चाहिए। तो यह पोषक तत्व प्राप्त होगा, यह पेड़ पौधों के अंदर बीजांड के रूप में लेगा। उसके बाद भ्रूण पोष इसमें रहेंगे जो आपका क्या करेगा? भ्रूण को आवश्यक जितने पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी वो सभी पोषक तत्व देगा। उसके बाद क्या होगा? भ्रूण से आपका भ्रूण उद्भव होने के बाद क्या होगा? भ्रूण का विकास होगा आगे, और भ्रूण का विकास होने के बाद जब पूर्ण रूप से परिपक्व अवस्था में आएगा, इसके अंदर भी केसेस है, किसमें आपके पैर निकलेंगे, किस अवस्था में हाथ निकलेंगे, किन अवस्था में आंखें विकसित होती है, ये शरीर की सभी पार्ट की संरचना हम लोग पढ़ेंगे। वो आपको मानव जनन में जानना है, उस चैप्टर में हम लोग इन बातों को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें यह जानना है कि निषेचन पश्चात घटना में क्या क्या होती है। तो भ्रूण उद्भव, भ्रूण का विकास होना, और विकसित जो भ्रूण है, जो बच्चे का विकसित रूप है, उसके माध्यम से शरीर से वह बाहर निकलना अर्थात प्रसव होना, इसके अंदर की घटनाएं होती है। तो इस तरह से हमने निषेचन एवं क्या देख लिया? जीवों में जनन की सारे पॉइंट हमने देखने की कोशिश करी। इस तरह से हमारा यह जो चैप्टर है यह समाप्त होता है। आशा फ्रेंड्स यह आपका चैप्टर क्लियर हो गया होगा और सारे टॉपिक्स इसके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।